ऑप्शन आ गया आपके पास रिकॉर्डिंग का? लोड हो रहा है सर अभी। यस सर। आ गया। ओके। सो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी थी, जब हम इस चैप्टर को आरंभ करें। कहता है इस चैप्टर के अंदर हमें जो काम करना है, अब ये पढ़ना है कि किस तरह से हमारी जो इंडियन सत्ता थी, हमारी जो भारत की सत्ता थी, वो हमारे हाथ में आ गई थी। अब हाथ में आने के बाद हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आई, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे देश ने, मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने किस तरह के एक्शंस लिए, और उनके एक्शन लेने के बाद किस तरह से हमारी इकोनॉमी सरवाइव करी 1950 से 1990 के बीच तक। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर एक्चुअल में जो आपकी किताबें होंगी, तो इस किताब के अंदर ये जो यूनिट है, ये आपकी यूनिट कम से कम 5 से 6 चैप्टरों के अंदर डिवाइडेड होगी। बट मैं इसको पूरी एक ही यूनिट मानता हूँ, यूनिट सेकंड। तो मैं इसी के अंदर A to Z चीजें डिस्कस करता रहूंगा। तो मुझे नहीं पता कि किस बुक के अंदर किस तरह से कौन सा चैप्टर में क्या क्या चीज दे रखी है, क्या क्या नहीं दे रखी है। तो अभी तक हमारे सामने सबसे बड़ा टारगेट ये था कि अब हमारी जो इकोनॉमी है, जो कि पूरी की पूरी किस फॉर्म में थी, उस पूरी की पूरी स्टैग्नेंट फॉर्म में थी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी को हमारा काम था कि उसको कैसे भी करके सक्सेस के पाथ पर ले जाया जाए। तो सक्सेस के पाथ पर ले जाए जाने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी का कुछ इस तरह से काम करना था कि जिससे हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पे अच्छे से ध्यान दे सके। तो उसके लिए कहते हैं कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी वर्क करना होता है, तो वर्क करने के टाइम पे हमें सबसे पहले उसके लिए हमें एक प्लान करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज का प्लान नहीं करेंगे, जब तक उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो उसके लिए हम किसी भी चीज को, चाहे छोटा छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, यहाँ तो पूरे देश चलाने की बात आ रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी को एक अच्छी तरह से स्टेबल करना था। स्टेबल करने के लिए हमें बहुत सारे एक्शंस लेने थे, जहां पर हमारी एग्रीकल्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से खराब हो चुका था, हमारा फॉरेन ट्रेड जो था उसपे एक तरह की मोनोपोली क्रिएट हो रखी थी, हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन था उसके अंदर इतना तरह से ग्रस्त हो चुका था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना था, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना था। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या एक्शन लें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक जरूरत थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, सभी के सभी कॉपी उठाओ और उसके अंदर हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर के अंदर और हेडिंग डालो उसके अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग। लिखो, द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, the utilization of countries resources in different development activities, in different development activities, in different development activities, in accordance, in accordance with national priorities, with national priorities is called economic planning। मतलब सा है, मतलब सिंपल सा है, हमारे देश के पास क्या क्या चीजें उपलब्ध है उसको उस तरह से यूटिलाइज करना, उस तरह से यूज करना, ताकि उन सके किसके बिहाफ पर, जो हमारी देश चाह रहा है। हमारा देश चाह रहा है कि भाई हमारे पास एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी अभी भी 70% से अबव जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेबल है। तो सबसे पहले कोशिश करो कि भाई एग्रीकल्चर में सुधार करो। फिर उसके बाद कहता है कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, ये देश की डिमांड थी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से हमारा देश पूरी तरह से
दूसरों पर निर्भरता किसी भी चीज की जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है। सिमिलरली कहता है हमारे देश के अंदर जॉब सेक्टर को बहुत नेग्लेक्ट किया गया था, जबकि आज के टाइम पे हम ये देखें कि जॉब सेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की आधे से ज्यादा लोगों की लिवलीहुड वहीं से ही जनरेट हो रही है। तो हमारे देश की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे देश की प्रायोरिटी क्या थी? हमारे देश की प्रायोरिटी ये थी कि हमें जो हमारा प्राइमरी सोर्स है उसको तो डेवलप करे ही करे, साथ के साथ हमारा सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर को भी किस तरह से डेवलप किया जाए, इसके लिए किसी तरह की प्लानिंग करना, इस तरह की प्लानिंग करना जिसके अंदर हमारे रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सके। इस तरह की जो हमारी प्लानिंग होती है इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमी प्लानिंग। इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हो, इकोनॉमिक प्लानिंग। सर अकॉर्डिंग के बाद क्या है? अकॉर्डिंग्स विद नेशनल प्रायोरिटीज। तो एक नंबर में इसकी डेफिनेशन 80% चांस होता है कि एग्जाम में पूछी जाती है। इसके साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। तो ध्यान रखना, दूसरा क्या पूछा जा सकता है? दूसरा पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो चाहे इकोनॉमिक प्लानिंग पूछ ले डायरेक्ट, या अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोनों का आंसर ये आपका सेम ही रहेगा कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलती है और नॉर्मली इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, या इकोनॉमी प्लानिंग क्या होता है, या प्लानिंग के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो प्लानिंग होती है वो क्या है। तो सबका यही मेन आंसर है कि इकोनॉमिक प्लानिंग refers to the utilization of country's resources in different development activities in accordance to the। ठीक है भाई, तो इस चीज को ध्यान रखना, इस पे आप 5 स्टार बना के चलो पहले से ही कि भाई मेरे को कुछ मालूम होना हो, शुरुआत में सबसे पहले मेरे को ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो कहता है जब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आई तो इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे ज्यादा जोर कब दिया गया? कहता है हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अब देश आजाद होते ही हमारा देश पूरी तरह से हमारा देश कंफ्यूज था कि भाई अब तो भाई सारा कुछ पूरा का पूरा कंट्री अब हमारे हाथ में आ चुकी है। अब हमारे पास कंट्री तो हमारे हाथ में आ चुकी है, लेकिन यार देश को चलाया कैसे जाए? अब देश को चलाने के लिए हमारे देश ने डिसाइड किया कि भाई हम काम करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। ठीक है, तो यहां पर अब गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमने यहां देखा कि हमारा अगर हम बात करें किसकी, उसकी यार नाम भूल गया मैं इसका, क्या था, एक तो गॉट इंडिपेंडेंस है और एक होता है रिपब्लिक। डेट याद है आपको एग्जैक्ट? 1949 था क्या? एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है डेट इसकी, किसी बच्चे को? मतलब हमारे देश के अंदर सब हुआ था, ये पोल साइंस के अंदर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950। 1949 या 1950 है, इतना मेरे को मालूम है, 50 नहीं है। 48 होगा। चेक करो क्योंकि ये पूछा जाता है जब सर नोट 26 जनवरी बनाओगे। 1948 है शायद। 1948 है ना? हाँ सर, गूगल देख लो, मैं गूगल देख ले भाई। गूगल है ना, हाँ वही, मेरे को 50 में नहीं है। तो भाई यहां पर हमारे देश ने 26 जनवरी 26 जन 1948 यहां पर जाकर एक डिसीजन लिया कि भाई हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करेंगे और हमारे ये रूल और रेगुलेशंस होने वाले हैं।
तो ये रूल रेगुलेशन होने वाले हैं भाई। उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमने वर्क करना स्टार्ट किया। अब जब हमने वर्क करना शुरू किया तो उसके बाद हमारे सामने सबसे पहला जो हमारा टारगेट था वो ये था कि हमें अब अपनी एक प्लानिंग कमीशन बनानी होगी। क्या बनानी होगी? एक टीम बनानी होगी, जो ये टीम ये डिसाइड करेगी कि भाई हम अब अपने देश को एक ग्रोथ के पाथ पे लेके जाना चाहते हैं। अब ग्रोथ के पाथ पे लेके जाना चाहते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटीज को देखा जाए और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा काम करे हमारी गवर्नमेंट जिससे क्या हो, जिससे हम अपने जो डेवलपमेंट का पाथ है हो जाए। क्योंकि अभी तक हम उस लेवल पे थे कि जहां पर अभी तक हम पूरी तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। अभी तक हम पूरी तरह से बर्बाद हो रहे थे। हर जगह में, हर जगह हमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट ही देखने को मिल रहे थे। कहीं पर भी हमें किसी तरह का प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन का गठन किया। आवाज सुनाई दे रही है भाई सबको? यस सर। 1950 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 1950 ही दिखा रहा है। तुम लोग पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो, मैं देखता हूँ। देख लो सर, 1950 है। छब्बीस जनवरी 1950। देखो ये दो चीज याद रखनी है आपको। दो चीजें क्या क्या याद रखनी है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन रेडी जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 में लागू रेडी हुआ था। फिर उसके बाद जब इंप्लीमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंप्लीमेंट जब हुआ वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950। तो हमें ना ये याद नहीं रखना, जब हमारा संविधान बन रहा था ना तब ये सारी चीजें सोची गई थी कि हमारी प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये वाली चीज याद रखनी है आपको। 26 नवंबर 1949 के हमने अपने देश के बारे में, अपने देश की ग्रोथ किस तरह से की जाए, ग्रोथ के पाथ पे किस तरह से ले जाया जाए, उसके लिए क्या क्या हमें एक्शन लेने चाहिए, किस तरह का हमारा कानून होगा, किस तरह से हम उस कानून को चलाएंगे। तो ये सारी जो चीजें थी, ये नाम भूल गया मैं, भीमराव अंबेडकर थे ना? यस सर। हाँ, तो भीमराव अंबेडकर जी की पूरी टीम थी। तो उन्होंने मिलकर हमारा संविधान की रचना की थी, जिसके अंदर हमने आधे से ज्यादा जो संविधान था वो तो हमने ब्रिटिश का ही कॉपी पेस्ट किया था, और उसके अंदर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एडिट किया था। जहां पे हमें लगा था कि यहाँ पर ब्रिटिश का जो हित था वो कुछ ज्यादा था, तो वहां पर हमारे इंडियन जो है वो ज्यादा देखे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ वो था हमारा 26 नवंबर 1949। यहां पर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचा गया, जहां पर यह डिसाइड किया गया कि भाई हमारी एक इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन बनाई जाएगी। और ये इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन जो होगी वो ये काम करेगी कि भाई कि हमारे देश के अंदर किस किस तरह की स्ट्रेटेजीज क्रिएट की जाए। वो स्ट्रेटेजीज जो होंगी, वो सारी की सारी जो स्ट्रेटेजीज थी वो सारे की सारी हमारी ग्रोथ पे वर्क करेगी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 26 नवंबर 1949 से याद रखने हैं आपको। ठीक है, दो डेट बताइए मैंने,
पहली डेट ये बताई है, और एक और मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ डेट्स बताई थी, वो चीजें। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई अब सोच लिया कि भाई प्लानिंग कमीशन बनानी है। अब प्लानिंग कमीशन जब बनानी है तो भाई प्लानिंग कमीशन को बनाने का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो भाई अब हमारी प्लानिंग कमीशन की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, अब बात करते हैं। कहता है जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी, जो आज के टाइम पे इसको मोदी जी ने नाम दे दिया है नीति आयोग। पहले ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 साल पहले से जो हमारे मोदी जी ने, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को नाम जो है वो बदलकर नीति आयोग कर दिया है। तो कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चे ये सोचते हैं कि प्लानिंग कमीशन को ही नीति आयोग बोला गया है, लेकिन बेटा प्लानिंग कमीशन के कुछ रूल्स अलग थे और नीति आयोग के रूल्स कुछ अलग है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो एडॉप्ट कब किया गया था, तो कहता हमारा जो प्लानिंग कमीशन ने हमारी जो फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग थी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कहता है कि जो हमारा एक प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन ने ये डिसाइड किया कि यार अगर हम हर साल दर साल काम करते हैं तो हमें पूरे देश को चलाना है। यार पूरे देश को चलाना है तो उस कंडीशन में हम हर साल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एकदम से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश पर 200 सालों तक क्या था, अंग्रेजों का राज रहा था। अंग्रेजों ने हमें मतलब पूरी नींव से, मतलब पूरी जो जड़ होती है हमारी, वहां से हमें खोखला कर दिया है। तो उस कंडीशन में अगर हम ये सोचे कि हम हर साल ईयर बाय ईयर अगर इस पर हम वर्क करें तो बहुत कम ड्यूरेशन होगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि जो हमारा एक प्लानिंग ईयर होगा, मतलब एक प्लानिंग सेशन होगा, वो हमारा पूरे 5 साल का सेशन होगा। उस 5 साल के अंदर हमारे कुछ टारगेट्स होंगे, हमारे कुछ गोल्स होंगे, उन गोल्स को हम अचीव करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कहां पर हमें सक्सेस मिली और कहां हमें फेलियर मिला। तो इस चीज पे ध्यान देंगे, क्योंकि एक साल के अंदर पूरे देश को अगर देखा जाए तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने 5 साल का डिसाइड किया। तो जैसे आप हमेशा देखते होगे जो हमारी गवर्नमेंट होती है ऑलमोस्ट कितने साल के लिए होती है भाई, जो हमारी ये गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट की। और हमारे जो मोदी सरकार है कितने साल से चल रही है भाई, अभी तीसरी बार जीती, चौथी बार जीती है, मालूम है भाई किसी को? सर दूसरी बार जीत। दूसरी बार, दूसरी या तीसरी? तीसरी बात। दूसरी। पक्का? और केजरीवाल दूसरा। दूसरी बार जीता है, याद करो। यस सर। हाँ सर। केजरीवाल दूसरी बार नहीं जीता बेटा, केजरीवाल तीसरी बार जीता है। हाँ वो एक बार, एक, हाँ याद एक बार वो 2 महीने के लिए छोड़ के जा चुका था। ठीक है, तो ये जो होता है, अब जो हम ये जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं कि भाई 5 साल की सरकार चलेगी, चाहे हम स्टेट लेवल की बात करें, चाहे हम कंट्री लेवल की बात करें, सेंट्रल लेवल की बात करें, तो ये जो चीज थी, ये चीज की जो शुरुआत थी, ये शुरुआत कहां पर सोच ली गई थी, तो कहता है भाई ये जो शुरुआत थी, ये शुरुआत हमारी 26 नवंबर 1949 को ही सोच लिया गया था कि अब जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग पर जो भी काम करेंगे वो हमारा 5 साल का गोल हुआ करेगा, और उस 5 साल के गोल के अंदर हम 2 तरह के गोलों पे काम करेंगे। 2 तरह के गोल होते हैं हमारे, एक गोल होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो तो 5 साल के अंदर हमें पूरे करने होते हैं, उस पे हमारा फोकस रहता है। लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जिसमें 15-20 साल 50 साल भी लगने को तैयार हो जाते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। जैसे हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि इंडिया जो है वो पॉवर्टी फ्री हो, और ये चीज कब से सोची गई थी, कहता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से सोच रहे थे, और आज के टाइम पे ये कम से कम 14 या 15वां हमारा ये 5 ईयर प्लानिंग चल रहा है। लगा लेना 5-5 साल जोड़ के कितना चल रहा है, क्योंकि इसके लिए काउंट करना पड़ेगा। तो तब से लेके आज तक ये इसी चीज पर चलता हुआ आ रहा है। दूसरा कहता भाई अनएम्प्लॉयमेंट,
कहता है ये तब भी हम सोच रहे थे और आज भी सोच रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये वो चीजें हैं जो हम लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर क्या क्या लेके चलते हैं वो बात करेंगे अभी धीरे बाद में। तो अब हम बात करते हैं, कहता है भाई जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इस 5 ईयर प्लान को लॉन्च करने के लिए हमारी एक प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी। और ये जो प्लानिंग कमीशन जो बनाई गई थी ये किसके अंडर में थी? कहता है अंडर, नाम भूल गया मैं इसका, हाँ जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू। कौन थे भाई जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो थे ये हेड थे किसके? इस प्लानिंग कमीशन के। मतलब ये डायरेक्शन देने वाले पर्सन थे और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अभी जो प्लानिंग कमीशन है ये कब फॉलो होगी। तो कहता है भाई ये जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये लॉन्च हुआ लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1951। तो हमारी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो लॉन्च हुआ हमारा 1 अप्रैल 1951 में। हमारा जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। अब इस जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था इसके हमारे दो गोल्स हमें देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स पे हम कभी बात नहीं करते इतनी ज्यादा खास, सॉरी शॉर्ट टर्म गोल पे हम इतनी ज्यादा खास बात नहीं करते हैं क्योंकि वो हर साल के हिसाब से होता है। लॉन्ग टर्म गोल पे हम ज्यादा बात फोकस करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल वो गोल होता है कि जिसकी वजह से हमारी जो नींव है पूरी तरह से ध्वस्त हो रखी है। जब तक ये चीज नहीं जाएगी वो एक धब्बा हमारे देश में पड़ा ही रहेगा। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे जो देश था हमारे देश ने किन किन चीजों पर फोकस किया और आज तक हम किन किन चीजों पे फोकस करते हुए आ रहे हैं। तो हेडिंग डालो सबसे पहले। तो यहाँ पर जो जो मैंने यहाँ पे मेन मेन चीजें लिखी है वो सारी की सारी एक शॉर्ट नोट में पॉइंट बना बना के पहले तो वो सारी चीजें नोट कर लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आज की क्लास के बारे में कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या थे और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे। डन बोल देना। शर्मा राजेंद्र प्रसाद आएगा। कहाँ पे? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद तो प्राइम अरे मिनिस्टर सॉरी थे। ये प्रेसिडेंट नहीं है, पीएम थे।
प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, वो साथ के साथ आप नोट कर लीजिएगा। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ हो गया। हो गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, लिखूंगा यहाँ पे। सबका हो गया तो बता दो जल्दी। सर होने वाला। सर पीएम के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? ये हेड थे प्लानिंग कमीशन के। नीति आयोग के साथ में एक चीज और डाल देना, याद आया मेरे को, क्या था। चलो इतना लिखो, उसके बाद बताता हूँ। सर ये शॉर्ट के नीचे क्या है ये? कौन सा? ये गोल्स में 5 शॉर्ट ईयर। है ये क्या है? शॉर्ट, जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं वो 5 ईयर के लिए होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो 5 साल से 50 साल तक चलते जाते हैं। हम शॉर्ट गोल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस के अंदर आपके लॉन्ग टर्म गोल है जो आज तक चलते हुए आए हैं, आज तक अभी कभी फुलफिल नहीं हो पाए हैं, अगर सिर्फ दिल्ली को छोड़ दो तो। मैं, क्योंकि हम दिल्ली वासी हैं ना, तो दिल्ली की तारीफ करेंगे। हो गया। सर ये 1957 है 51 है? 18 अप्रैल। 51। ठीक है, हो गया सर। सबका? यस सर। हर्षित, जग्गा जासूस, यस सर हो गया। यस सर। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। और बच्चे लास्ट ईयर इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे।
सबसे पहले तो नीति की जो फुल फॉर्म है ये आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो भाई जब हमारी प्लानिंग कमीशन थी तो उस प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो जो चीजें की गई, प्लान किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी तरह की स्कीम लॉन्च करनी है जिससे गरीबों का भला करना है, तो स्कीम के तहत जितना भी पावर थी कि पैसे की मदद करने का, तो प्लानिंग कमीशन को ये पूरा का पूरा राइट था कि सरकारी खजाने से उस पैसे को निकाल कर वो स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, जो हमारे एमएलए होते हैं, इन सबको दे सके ताकि वो उस स्कीम के तहत वो चीज वो काम कर सके। लेकिन नीति आयोग से ये चीज जो थी वो पूरी तरह से छीन ली गई थी। नीति आयोग का सिर्फ और सिर्फ काम क्या था? नीति आयोग का सिर्फ और सिर्फ काम था कि भाई आप प्लान करो, प्लान करने के बाद अच्छे से अच्छा प्लान करो और हमें एडवाइस करो। एडवाइस करने के बाद फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये देखेगी कि कितना किसको देना है, कितना किसको नहीं देना। तो मतलब पैसे के लेन देन से जो था वो नीति आयोग को मुक्त कर दिया गया था। ये दोनों में डिफरेंस है। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका नाम चेंज किया गया था, कहता है इसका काम भी चेंज कर दिए थे। दूसरा, सर आपने ये क्या लिखा है? इट इज एन एडवाइजरी बॉडी और अ थिंक टैंक।
कहता है कि जब हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जितना भी वर्क था वो सेंट्रल के थ्रू किया जाता था और स्टेट को उस चीज की माननी पड़ती थी। और उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह का कोई एडवाइजरी पेश करना चाहता था तो उस कंडीशन में वही था कि भाई जब मीटिंग होगी, जब एक सेंट्रल के थ्रू से मीटिंग हेल्ड की जाएगी तभी वो अपनी बात उसके सामने रख पाता था। और वैसी मीटिंगें भी सालों साल में एक दो बार हुआ करती थी। लेकिन अगर नीति आयोग की बात करें तो कहता है कि एक बार बताओ, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ये मेरा देश है, ये इस देश के अंदर स्टेट्स हैं, ठीक है, ये मैंने स्टेट मान लिया। इस स्टेट के अंदर ये छोटे से हम लोग हैं। हमारे घर में क्या समस्या है ये देश को जल्दी पता चलेगा या स्टेट को जल्दी क्या पता चलेगा? अगर मेरे घर में पानी भर रहा है, मेरे मोहल्ले में पानी भर रहा है, तो मेरे स्टेट को पहले पता चलेगा या मेरे देश के प्रधानमंत्री को पहले पता चलेगा? स्टेट को। है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो कहता है कि हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। किसी स्टेट में पानी बिल्कुल नहीं है तो किसी स्टेट में पानी इतना ज्यादा है कि बाढ़ आ जाती है। कहता है किसी स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, किसी देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट इतना है बट पॉपुलेशन नहीं है। कहता है किसी स्टेट का मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा है बट उसके पास सर्विस अच्छी नहीं है, किसी के पास सर्विस बहुत अच्छी है बट उसके पास मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है। तो हर स्टेट की क्या है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी नीति आयोग का गठन किया गया था कि नीति आयोग का गठन ये सोच के किया गया था कि हमें चप्पे चप्पे पे से हमें हर एक समस्या निकालनी है और उसके समाधान के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाए उस पर ध्यान देना है। तो इसके लिए यहाँ पर स्टेट का जो रोल था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था कि आप हमें आइडियाज दो, आप हमारे प्लानिंग कमीशन को ये सारी चीजें बताएं ताकि उसके बाद हमारी प्लानिंग कमीशन है जो उस चीज के ऊपर सोच सके। और पहले हुआ करता था कि भाई जब तक सेंट्रल नहीं बोलेगी, सेंट्रल ही सुनेगी हमारी बात, और सेंट्रल के पास इतना टाइम नहीं होता। सेंट्रल सिर्फ उसकी सुनती है जो उसी की पार्टी की होती है। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ और सेंट्रल की बात करता हूँ, कहता दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, सेंट्रल के अंदर बीजेपी है, तो कहता है सेंट्रल जो सुनेगी वो जल्दी से यूपी की जल्दी से सुनेगी, सेंट्रल सुनेगी वो पंजाब साइड की जल्दी से सुनेगी, उस ऐसी जगह की सुनेगी जहां पर उसकी खुद की सरकार है, जहां पर उसकी खुद की बीजेपी है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि हाँ बीजेपी का नाम खराब हो जाएगा अगर वहां पर स्टेट में काम अच्छा नहीं होगा तो। और दूसरी कंडीशन में कहता है जहां पर दूसरी पार्टी होकर देते कहता है कि चाहे हमारी सेंट्रल चाहे पूरे देश की सरकार क्यों ना हो, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि दूसरी पार्टी अच्छा काम करे। तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरी पार्टियां जो होती है उनको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो उसके लिए यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन प्लानिंग कमीशन का ये हमारा एक था कि हम ये बोल सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एक होल था जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट पाथ था वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। कहता हर चीज आधे रास्ते में रुकी पड़ी थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए डेट याद रखना 1 जनवरी, दिखाई दे रहा है, 1 जैन 2015, 1 जैन 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। और नीति आयोग के गठन के अंदर सीधा सीधा यही बोल दिया गया था कि भाई आप पैसे की मदद मत करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे की मदद के लिए हमारी सरकार है, हमने एक एक क्या कहते हैं डिपार्टमेंट बना रखा है, तो उस चीज की आप टेंशन छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ तुम इस चीज की टेंशन लो कि हमारे देश के अंदर जितने भी पॉट होल्स है, जितने भी सारे नेगेटिव होल्स है, वो सारे के सारे कैसे जल्दी से जल्दी रिमूव कर सके, ताकि कहता है एक छोटे छोटा मोहल्ला भी डेवलप हो सके, छोटा छोटा स्टेट भी डेवलप हो सके। और क्योंकि जब इस मोहल्ले स्टेट ये डेवलप होंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो रोल था वो स्टेट का रोल बढ़ा दिया था।
एक मिनट रुको, मैं आता हूँ अभी। कहता है पार्ट टाइम मेंबर्स का रोल। अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, एक बार बताओगे मुझे कि जो भाई सेंसस काउंट होती है, वो क्या हर एवरीडे काउंट होती है? नो सर। कब काउंट होती है? 10 साल में। 10 साल में एक बार। तो कहता है कि एवरीडे काउंट ना होकर एवरी 10th ईयर, है ना। अब एक बार बताओ, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है ये, इससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहता है भाई सेंसस काउंट करने को छोटा मोटा काम नहीं होता, लेकिन इसके लिए भाई हमें तकरीबन, कहता है 123 करोड़ है या 130 करोड़ मान लेते हैं हम अपनी पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट मान लिया। कहता है 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, हमारे स्टेट कितने हैं? 29। 29 है, कम नहीं हुआ? बड़ी थी एक शायद, और बड़ा नहीं है बेटा। अभी जम्मू और कश्मीर को क्या कर दिया? हटा दिया क्या उसे? एक पूरा एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं, रुक जाओ। इस टाइम हमारे जो स्टेट है वो 28 है, और 8 यूनियन टेरिटरीज रहे, इसको हम बोलते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ था, कहता है अभी जो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरी में काउंट कर दिया है। ठीक है। और एक चीज था, एक को बढ़ाया था और एक को घटा दिया था, तो अब जाके हमारे वापस 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। अब भाई 8 यूनियन टेरिटरी, 28 हमारे स्टेट्स है, कहता है हर स्टेट में कई सिटीज होंगी, तो मैंने मान लिया अप्रोक्सीमेट 100 सिटीज। ठीक है। अब 100 सिटीज में काम करने के लिए, पर सिटी में काम करने के लिए, कहता है कि सेंसस ऐसा तो होता नहीं है कि आज मैंने डिसाइड किया कि भाई सपोज करो जैसे आज है 1 सितंबर, अप्रोक्सीमेट मान लिया मैंने, और मुझे 10 सितंबर तक सारा का सारा काम खत्म कर देना है। कहता है भाई सेंसस के लिए जब सेंसस काउंट होती है ना, तो जनवरी से काम स्टार्ट हो जाता है और मार्च तक काम चलता रहता है, कभी कभी तो 6-6 महीने तक ये काम चलता रहता है। ठीक है। 10 साल में 6 महीने काम चाहिए बस। कितने? 10 साल में सिर्फ और सिर्फ मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लिया कि 6 महीने तक मुझे वो पर्सन चाहिए जहां जो मेरे लिए ये काम कर सके। ठीक है। अब मुझे 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही इन लोगों की जरूरत है, तो क्या मैं इनको बैठा के क्या पूरे 10 साल तक, जब तक ये बुढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इनको बिना काम के सैलरी देना पसंद करूंगा? नो सर। क्यों नहीं पसंद करूंगा भाई, ये तो मेरा सरकारी काम कर रहे हैं। सर काम तो एक ही बार कर रहे हैं, डेली थोड़ी काम कर एक रहे ही हो। बात कर रहे हैं। कहता है कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी ना, वो प्लानिंग कमीशन कुछ ऐसी थी कि भाई चाहे वो काम साल में सिर्फ एक ही बार क्यों ना होता हो, भाई उसको एक बार धर लिया तो भाई उसको जब तक बुढ़ा नहीं हो जाएगा, जब तक खांस खा के मरने वाली कंडीशन नहीं हो जाएगी, तब तक भाई उसको काम देके रखेंगे, चाहे साल में उसको 2 दिन काम करना पड़े।
ये था प्लानिंग कमीशन का रोल। वो काम थे एक पार्ट टाइम के तौर पर भी हो सकता था कि भाई हमने दिहाड़ी मजदूर के बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हमने बंदे हायर किए। यहाँ पे ये पार्ट टाइम का मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भाई 6 महीने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, 6 महीने के लिए हमने हायरिंग की, हायरिंग करने के बाद भाई काम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन प्लानिंग कमीशन के दौरान ऐसा नहीं था। प्लानिंग कमीशन के दौरान ये था कि भाई एक बार बंदा हायर कर लिया, चाहे काम 20 साल में एक ही दिन होगा, लेकिन उस बंदे को 20 साल तक सैलरी देनी पड़ेगी। ये था रोल किसके अंदर, प्लानिंग कमीशन के अंदर। लेकिन नीति आयोग जब ये लागू हुआ तो इसके अंदर ये दोनों स्लॉट्स काउंट कर दिए गए कि भाई जो काम रेगुलर बेसिस पे चलता है उसके लिए परमानेंट कर दो उसको, जो काम साल में सिर्फ 2 महीने चलता है भाई 11 महीने का या 3 महीने का या 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट निकालो, हायर करो, काम खत्म। अगर उसमें से अच्छा बंदा कोई है तो उसको दूसरे काम में शिफ्ट कर दो। लेकिन अगर लगता है कि हाँ भाई नहीं, ज्यादा चलने वाला बंदा नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में उसको हटा दो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म, काम खत्म। तो ये चीज थी जो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी नीति आयोग के अंदर। जो आज के टाइम पे तुम क्या देख रहे हो, आज के टाइम पे तुम ये देखोगे जितने भी स्कूलों में जो टीचर्स है ना, वो सिर्फ 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं इस टाइम पे। सैलरी बेशक वो 40-40, 50-50, 70-70, 80 हजार रुपए ले रहे हैं, लेकिन वो 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहला डर तो ये रहा है कि भाई नौकरी जाने का खतरा है, और दूसरा डर ये रहा है कि भाई वो अपनी क्वालिटी अच्छी बनाए रखे। तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाएंगे, करवाना है भाई, परमानेंट जॉब करवानी है, फुल टाइम जॉब करवानी है, तो भाई उसके लिए उसको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, नहीं तो काम खत्म। तो इसलिए यहां पर ये जो डेवलप किया था या ये जो इंट्रोड्यूस किया था, ये यहां पर इस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। हर्षित? हो का निकल लिए? यस सर। ओके, वैभव हो गया? तो वो लग नहीं रहा मेरे को यहाँ पे है तो वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस है। सिर्फ ये 3 सेक्टर ऐसे थे जहां पर हमें चेंज देखने को मिले, अदरवाइज सारे के सारे काम वही है कि भाई मेन कोई भी छोटे छोटी चीज के बारे में सोचना है, बड़ी से बड़ी चीज के बारे में सोचना है, तो भाई पहले उसके लिए पूरा प्लान स्ट्रक्चर तैयार करने का काम नीति आयोग करेगी। नीति आयोग करने के बाद उसके अंदर ये डिसाइड करेगी कि भाई यहाँ पर इतना पैसा लग सकता है, वहां पे इतना पैसा लग सकता है। पूरा का पूरा एक ब्यौरा डिसाइड करने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ती है उस चीज को। फिर वहां से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये देखा जाता है कि यहाँ पर इसके ऊपर कितना बजट बनाया जाए। वो बजट बनाने के बाद उसके ऊपर फिर वर्क किया जाता है। और ये जो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर प्लानिंग्स होती है, इसको 2 बिहाफ पे देखा जाता है। एक तो शॉर्ट रन के बिहाफ पे देखा जाता है और एक लॉन्ग रन के बिहाफ पे देखा जाता है। और ये चीजें कब शुरू होती है? जब एक गवर्नमेंट आती है किसके अंदर, अपनी सत्ता यहाँ पर बरकरार रखती है। मतलब जैसे हमारे वोट हुए, वोट होने के बाद हमारे जो भी है कि भाई हम जब सरकार में आएंगे तो हम ये चीज लाएंगे, हम वो चीज लाएंगे। जैसे जब केजरीवाल की सरकार इस टाइम पे आई थी, तो उस टाइम पे केजरीवाल ने सीधा सीधा बोला था कि भाई हम बसों का किराया जो है वो कंटिन्यूअसली फ्री रखेंगे, हम जो बिजली पे सब्सिडी है वो कंटिन्यूअसली बरकरार रखेंगे, पानी का बिल जो है मुफ्ती रखेंगे, 200-300 जो भी यूनिट तक है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बोला था कि भाई वाईफाई लगवाएंगे, और उसके बाद इन्होंने बोला था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज है उनको और अच्छे से डेवलप करेंगे। जो हमारे लाल डोरे वाली जमीनें जो है इनको पक्की करेंगे, जो यहाँ पे जहाँ पे लोगों ने कभी जिंदगी में रजिस्ट्री का नाम नहीं सुना वहां पर रजिस्ट्री की सुविधा देंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें जो की हैं, ये सब किसके अंडर में रह के की है? कहता है ये सारे के सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो प्लानिंग कमीशन आती है, ये वो प्लान डिसाइड करके देती है कि एक्चुअल में करंट सिनेरियो की रिक्वायरमेंट क्या है। करंट सिनेरियो कहता है, अब एक बार बताओ, किसी गली की रोड है बहुत पक्की, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कैलाशपुरी की रोड बहुत पक्की है, ठीक है, ऐसी रोड है कि भाई 10-20 साल तक वो रोड कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन नई सरकार आती है और वही मेरे को ये बोले कि भाई हम रोड डलवाएंगे, तो क्या वो अच्छी प्लानिंग हुई? नो सर। क्यों नहीं हुई?
सर वो पहले से ही बन रखी है। वो पहले से बन रखी है, तो वही वाली बात नहीं कि मैंने अपना पेट भाई पिज्जा बर्गर से फूट लबालब मैंने भर रखा है, अब उसके बाद मेरे को लालच दे जा रहे तेरे को पिज्जा खिलाऊंगा, भाई मेरे को नहीं खाना। क्यों नहीं खाना भाई, ऑलरेडी खाया हुआ है, जरूरत ही नहीं है उस चीज की। तो हम सबसे पहले जो नीति आयोग है वो सबसे पहले क्या देखती है, सबसे पहले देखती है जरूरत किस चीज की है, जिस चीज की जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करना। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या बताया, इसलिए यहाँ पे ये बताया कि जो अब यहाँ पर जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दिया गया है। स्टेट, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो कहता है यूपी में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि वहां से लोग दिल्ली में आते हैं, पंजाब में जाते हैं, ठीक है, मुंबई में जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बैंगलोर साइड में जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पे उनको वो चीजें मिल सके, क्योंकि वहां पर खेती बाड़ी है, बाकी बहुत छोटे छोटे जो लेवल के होते हैं वो चीजें ज्यादा है वहां पर। तो लोगों को सर्विस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना है तो उसके लिए लोग दूसरी तरफ भागते। तो क्या है कि वहां की जो प्लानिंग कमीशन है वो उसको क्या एडवाइजरी देगी, वो एडवाइजरी यही देगी कि किस तरह से हम डेवलपमेंट करें, ये चीजें होती है। तो हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1951 में। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। एक चीज का ध्यान रखना भाई, अगर आप चाहो कि नहीं सर पॉइंट पॉइंट बता दो बस हल्के हल्के फटाफट फटाफट सिलेबस खत्म कर दो, तो भाई वो ट्यूशन छोड़ देना, क्योंकि मेरे से वैसे नहीं पढ़ाया जाता कि भाई फटाफट फटाफट दो 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 दो, दो पॉइंट सबके बारे में बता दो और काम खत्म कर दो। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके कुछ इस तरह की चीजें बता दो, आपके दिमाग में उससे रिलेटेड 10 चीजें भरी होंगी तो 2 चीज तो कम से कम याद रखोगे। लेकिन अगर मैं 2 ही चीज भर दूंगा तो 2 गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके दिमाग में ये रहने वाला है, 0। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि भाई ये 0 आप कभी ना छोड़ो। तो फर्स्ट 5 ईयर जब हमारा प्लान लॉन्च हुआ था तो उस कंडीशन में हम 2 गोल्स के ऊपर बात करते हैं। पहला गोल था हमारा शॉर्ट रन और दूसरा था हमारा लॉन्ग रन। जब हमारा शॉर्ट रन था तो शॉर्ट रन के अंदर हमारा जो फोकस किया गया था वो कुछ इस चीजों पे फोकस किया गया था। हमारा जो ये प्लान चला था ये 1951 से लेके 1956 तक, ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि हमारा ये जो प्लान होता है ये 5 ईयर प्लानिंग होती है, ठीक है। अब हमारे जो शॉर्ट रन गोल थे वो क्या क्या थे, कहता है हमारा जो एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रखा था, और हमारा सबसे पहला टारगेट हमने ये डिसाइड किया था कि भाई जो हमारा प्राइम रिसोर्स है, जो हमारा प्राइम रिसोर्स है उसको किस तरह से ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा डेवलपमेंट पाथ में, जहां पर हम पुरानी जगह पर थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम सेल्फ रिलायंस के लिए, सॉरी इसको हम बोलते हैं अपने खुद के लिए, मैंने एक वर्ड बोला था यहाँ पर सेल्फ सब्सिस्टेंस, सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए जो हम जो खेती कर रहे थे, मतलब अपने से गुजारा चलाने के लिए, खाने पीने के लिए ही जो हम खेती कर रहे थे, वहां से हम अब कमर्शियलाइजेशन तक का सफर तय कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद अब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि किस तरह से अब अपने आप को दोनों तरह से, इस तरह से अपने आप को स्टेबल कर सके कि भाई हम कमाए भी और खाए भी अच्छे से। तो इसके लिए हमारा जो शॉर्ट रन जो गोल था पहला वो ये था कि हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी उसको किस तरह से हम इंक्रीज करें जिससे 2 चीजें हो सके, पहला कमर्शियलाइजेशन भी हो सके और सेल्फ सफिशिएंस सब्सटेंस भी हो सके। तो ये हमारा पहला टारगेट था। इसके बाद हमारा जो दूसरा टारगेट रहा था वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। इस पे हमारा फोकस था कि ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गरीबी से रिलेट करता है, गरीबी और एम्प्लॉयमेंट से। जो प्रोडक्शन है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है और इनकम और वेल्थ जो है वो पॉवर्टी से रिलेट करता है।
तो हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट रन जो गोल था उसके अंदर हमारा यही टारगेट था कि भाई कैसे भी करके हम सबसे पहले अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो हमारा प्राइमरी रिसोर्स था, प्राइमरी रिसोर्स हमारा एग्रीकल्चर था, उसको वापिस स्टेबल कर ले, और स्टेबल करने के बाद उसको उसका जो प्रोडक्शन लेवल है, उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उसको कैसे भी करके हम इतना इंक्रीज कर दे जिससे जो हम अपनी आधी से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है वो मोटिवेट हो सके कि हाँ भाई, जहां पर हम किसी जमाने में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का ही सोचते थे, आज के टाइम पे हम खाने पीने का भी सोचेंगे, अपने रहने सहने का भी सोचेंगे, अपने बाल बच्चों का भी सोचेंगे और उनका भविष्य के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि पहले सिर्फ ये हुआ करता था कि भाई जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव के अंदर भाई लड़की की शादी करनी है तो भाई उस लड़के से ही करेंगे जिसके पास कम से कम 2 बीघा जमीन हो, 4 बैल हो, 6 गाय हो, 4 बकरियां हो, ताकि घर में दूध चाहे तो नॉर्मली बनती रहे, और उसके साथ साथ खेती बाड़ी, जो भाई 2 बीघा जमीन होगी तो खेती बाड़ी भी खूब होगी, तो उसकी कंडीशन में भाई लड़की को सुबह शाम खाना टाइम से मिल सकेगा। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यही सोचते थे, कपड़े लत्ते के बारे में नहीं सोचते थे इतना, सिर्फ और सिर्फ सोचते थे कि भाई सुबह की चाय मिल जाए, शाम का खाना मिल जाए, रात के बोटी मिल जाए, मतलब कि भाई अच्छी रोटी मिल जाए। तो इस चीज के अलावा हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब हमारा देश आजाद हो गया था और हमने ये चीज देख ली थी कि हमारी जो डिमांड का पैटर्न जो था वो पूरी तरह से बदल गया था। आज के टाइम पे हर कोई पर्सन अपने अपने आप को एक अच्छा, अपना एक स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर हम बात करें जूते की, तो कहता है कि अगर हम संडे मार्केट जाए 300 रुपए का जूता ले, काम वो भी वही करेगा। लेकिन हम ये ट्रेंड देखते हैं कि भाई हम ये देखते हैं कि नाम भूल गया मैं, नाइक के जूते हो गए, रिबॉक के जूते हो गए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, रेड शीफ के जूते हो गए हैं, ठीक है। कहते हैं भाई काम वही है, 300 रुपए वाला जूता भी वही काम करेगा और ये 4,000 5,000 वाला जूता भी वही काम करेगा। लेकिन हमारा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। लिविंग स्टैंडर्ड क्या चेंज हो चुका है? कहता है आज के टाइम पे हम अपनी जरूरत नहीं देखते, आज के टाइम पे हम ये देखते हैं कि सामने वाला उस चीज को देख के किल सेगा कि नहीं किल सेगा। अगर सामने वाले देख के किलस गया तो भाई मजा आ गया कि भाई मेरे महंगे जूते देख के सामने वाला जेलस हो गया, भाई अब तो भाई मैं धन्य हो चुका हूं, क्योंकि भाई मेरा जो मेन मोटिव था, मेरा पर्पस था, वो फुलफिल हो चुका है। अब भाई इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा खर्च करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा भी तो होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब हम जो फोकस कर रहे थे वो सब्सिस्टेंस पे फोकस ना करके हम कमर्शियलाइजेशन पे फोकस करने जा रहे थे। इसके लिए हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करने के पीछे भागना शुरू कर दिए थे। तो उसके लिए क्या क्या काम किए वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो शॉर्ट टर्म नहीं पढ़ना, वो हमें पढ़ना है लॉन्ग टर्म। लेकिन आपसे 1 मार्कर में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर किन चीजों पर ध्यान दिया गया था। तो भाई हमारी एग्रीकल्चर जीडीपी में एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने पे ध्यान दिया गया था, और दूसरे साथ के साथ जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको किस तरह से प्रोडक्शन और इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो सके उस पर लगाने पे फोकस किया गया था। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन चीज है, जो है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। तो भाई जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल का सबसे पहला जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था वो था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, के अब हम जो चाहते हैं वो हमारा देश का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कब पॉसिबल होता है? कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ तब पॉसिबल होता है जब हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है, जब हमारे देश का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो अच्छी अमाउंट में हो। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो रोल होता है वो डोमेस्टिक इनकम से होता है। किससे होता है? डोमेस्टिक इनकम से होता है। तो मतलब यहां पर इनडायरेक्टली हमारा मेन टारगेट था कि भाई हम हमारा जो इकोनॉमिक है, हमारी जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करें। मतलब जितना भी प्रोडक्टिविटी लेवल है, जितना भी प्रोडक्शन लेवल है
उसको मतलब ऐसा कुछ किया जाए, उसके अंदर इस तरह का काम किया जाए, इस तरह का इंक्रीमेंट किया जाए जिससे वहां का जो प्रोडक्शन लेवल है उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, जीडीपी लेवल इंक्रीज हो सके, क्योंकि जीडीपी लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे देश के अंदर जो इनकम है वो जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होगी तो इनकम का जो फ्लो होगा वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर्कुलेट होगा। और कहता है कि अगर मैं अपना पैसा, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं सामने वालों को पैसा नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सामने वाले को पैसा दूंगा, और वो सामने वाला तीसरे वाले को पैसा देगा, तीसरा चौथे को पैसा देगा, इस तरह से इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता रहेगा, पैसा सर्कुलेट होता रहेगा और सबकी जरूरतें पूरी होती रहेगी। जब ये काम चलता जाएगा तो उसमें डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही होनी है। ठीक है, तो इसका हमारा जो सबसे पहला टारगेट था वो यही था कि हम कैसे भी करके अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करें। तो इसमें हेडिंग डालो आप सभी, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्ग टर्म गोल्स स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही ये सोचा गया था, ये हर साल कंटिन्यू रखा गया, मतलब हर प्लानिंग कमीशन के अंदर इन चीजों को अपने ध्यान में रखा ही रखा गया था। उसमें पहला पॉइंट डाल देना इकोनॉमिक ग्रोथ। लिखा? यस सर, लिख लिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियन इकोनॉमी, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियन इकोनॉमी was stagnant in nature, was stagnant in nature, so the first and foremost goal of economic planning is economic growth। क्योंकि कॉलोनियल रूल के क्या कहते हैं, कॉलोनियल रूल की वजह से हमने ये देखा था कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, और हमारा जो देश था अब वो हमारा देश आजाद हो चुका था, तो उसका सबसे पहला टारगेट यही था कि किसी भी तरह से कुछ भी करके जो डेवलपमेंट पाथ पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, जो हमने कभी जिंदगी में कभी देखा नहीं था, तो उस रास्ते की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले जो बुद्धि पकड़नी पड़ेगी वो पकड़नी पड़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि जब तक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तब तक हम किसी भी तरह का सपने नहीं देख सकते कि भाई हमारा देश पेरिस बन जाएगा, हमारा देश ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, फलाना या ढिमकाना बन जाएगा। तो इसका सेकंड पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक ग्रोथ refers to the increase in productive capacity of the economy। productive capacity of the
इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट लिखो, it implies either a large stock of productive capital or increase in efficiency सर ये पॉइंट रिपीट कर दो। it implies either a large stock of productive capital or increase in the efficiency of productive capital and services. फोर्थ पॉइंट लिखो, द बेसिक क्राइटेरिया of measuring economic growth is change in the level of GDP। कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पता करनी है तो हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा जो जीडीपी है वो अगर इंक्रीज है तो हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ है, और अगर हमारा जीडीपी नीचे जा रहा है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रही है। ये चीज हमें शो करता है। ठीक है, तो इस 4 पॉइंट जितने मैंने आपको बोले, इसमें से कोई ऐसी लाइन है जो आपको नहीं समझ में आई? थर्ड लाइन में मैंने आपको ये बोला है, या तो हम अपने जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसका स्टॉक बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मशीनें रखें, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लेबर रखे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लैंड रखे, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हम खरीद सकते हैं तो दूसरा काम ये कर दो कि भाई उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ा दो, कि जो भाई सिर्फ 10 प्रोडक्ट बना पा रही है मशीन, उसमें कुछ ऐसा काम कर दो कि वो 10 की जगह 50 बना सके। ठीक है, एक लैंड पे जहां हम देख रहे हैं कि भाई एक लैंड के ऊपर आधे से ज्यादा जो लैंड है वो सिर्फ वर्कर पर ही फोकस कर रही है, मतलब उस पर सिर्फ वर्कर ही बैठे हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा है उस लैंड का काम। तो क्या किया भाई, वर्कर्स को सीधा इस तरह से हमने वर्क करवाया कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो इस लैंड से एक दिन में 1000 यूनिट आ रहा था तो भाई एक दिन में 10,000 यूनिट आए। इस तरह से एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज किया। जो वर्कर मैं सिर्फ हाथ पैर से काम कर रहा था उसको ट्रेंड किया, ट्रेंड करने के बाद अब वो उसको मशीन पे काम कराया, तो जहां हाथ पैर से काम कर रहा था वहां पे भाई एक दिन में सिर्फ 5 प्रोडक्ट बना पा रहा था, अब वो मशीन पे काम कर रहा है एक दिन में 50 बना रहा है। ये होता है एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करना। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, अगली हेडिंग है मॉडर्नाइजेशन। अब जहां पर ना आपके दिमाग में
जैसे आप मॉडर्नाइजेशन का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में यह आता होगा कि भाई जहां पे हम पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे हम उसको क्या करें, नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे ही आता है भाई मॉडर्नाइजेशन का नाम सुनते ही, या कुछ और भी आता है मॉडर्नाइजेशन का नाम सुनते ही? वैभव, कहा हुआ बच्चों, बड़े ही शांत शांत दिख रहे हो। हाँ सर। शांत काहे हो, खाना नहीं खाया? सर सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर थोड़ी बहुत ना, तो उसकी वजह से दिक्कत सी आ रही है। अच्छा, तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही? हाँ सर, बीच बीच में थोड़ी सी कट जाती है, डिस्कनेक्ट भी हो जाता हूँ इसलिए। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना सब? हाँ सर, आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। चलो, तो मैं कुछ पूछ रहा था कि अगर तुम्हें मैं बोलूं कि मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो उससे अगर आप ये नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती है? सर मॉडर्नाइजेशन ऑफ ये इकोनॉमी का मतलब। सर नई टेक्निक यूज करना, फिर और मैथमेटिक्स आके मशीन वगैरह, अच्छा, और हर्षिता, बस मॉडर्न। आपके अकॉर्डिंग सर यही। यही सब? तो देखो बेटा, एक्चुअली क्या था ना, हम ना अगर बात करें इकोनॉमी की, तो एक बात बताओ, सपोज करो, चलो हर्षिता मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। सपोज आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है? क्या कर रहे हो? रोड पे चल रहे हो, ठीक है? रोड पे बहुत भीड़ है, ठीक है? इस एग्जाम्पल को ना रॉन्ग वे में मत लेना, ठीक है? पहले बोल रहा हूँ मैं। आप रोड पे चलो, रोड पे बहुत भीड़ है और पीछे से बाइक पे दो बच्चे आए हैं, दो बच्चे तो नहीं होंगे, बड़े ही होंगे, दो बड़े लड़के आए हैं और आपको थोड़ा सा कमेंट पास करके गए, तो आप क्या करोगे? आसपास कुछ मिलेगा वो फेंक के मार दूंगा। आसपास जो मिला वो फेंक के मार दोगे? पक्का मारोगे? सर मैं तो उसके बाइक का नंबर यस नोट कर सर। लूँ फिर उसे बताऊँ। बेटा तेरे को क्यों छेड़ेंगे, पहले तो ये बता, है? पॉइंट है सर, पॉइंट है। भाई मैंने तभी तो सिर्फ हर्षिता से ही पूछा ना ये सवाल। अब आपको छेड़ेंगे तो फिर मतलब लड़कों का कैरेक्टर कुछ और होगा, सर तभी छेड़ेंगे आपको। मतलब, सर मेरे सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, सर मेरे को नहीं, मेरे सामने अगर ऐसा कुछ अच्छा हो रहा अच्छा हो। अच्छा 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 अच्छा, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखो दोनों ने एक जेन्युइन चीज बोली, क्या बोली? कि भाई मैं अपने हक के लिए लड़ू। यही है एक तरह से कि भाई मेरे सामने कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक्शन लूंगा। यही है इसका मतलब, है या ना? यस सर। अब लेकिन एक बात बताओ, हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे, क्या अंग्रेजों ने हमारे पर गलत काम नहीं किए थे क्या? नहीं। नहीं किए थे? फिर से हेलो, हम 200 साल से अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे घर की औरतों को जो मतलब क्या कहते हैं, जो अंग्रेज थे वो अपनी दासियां बना के रखते थे, ठीक है? हमें कोड़ों की बरसातें करते थे हम पे, ठीक है? कब कौन गायब हो गया किसी को खबर तक नहीं होती थी, इतना सब कुछ हम पे अत्याचार होते थे, लेकिन तब हम कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि हमारी सोच उस टाइम पे ऐसी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ सहने के लिए बने। तो यहां जो मैं मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा हूं ना, यहां मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्निक से नहीं है, यहां मॉडर्नाइजेशन का मतलब हमारी सोच से भी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना हमेशा कि जो हमारा 5 ईयर प्लान का जो एक लॉन्ग टर्म गोल था, यहाँ पर जो हमारा मॉडर्नाइजेशन था, उस मॉडर्नाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये नहीं था कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्निक्स पे फोकस कर रहे हैं। यहां पर मॉडर्नाइजेशन का मेन टारगेट ये था कि भाई आज के दौर में लड़का जिस बराबर पे है उसी बराबर पर लड़कियां हैं। लड़का अगर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है तो लड़कियां भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। लड़का अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकता है तो लड़कियां भी अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकती है। पहले की हमारी सोच ऐसी बना दी गई थी कि अगर हमारे घर में लड़की पैदा हो रही है तो वो हम पे बोझ है।
आज के टाइम पे हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी है। तो ये था मॉडर्नाइजेशन सोच के अंदर। जब हम अपने देश को आजाद किया तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, अपने सोशल आउटलुक पर भी ध्यान दिया। हमारा जो ट्रेंड अभी तक चलता हुआ गया था कि भाई, हमारे ट्रेंड ये चलता हुआ गया था कि अगर हम लड़की पैदा कर दी है तो जिंदगी भर उसको हम घर के अंदर रखेंगे और रसोई के बीच में रखेंगे। उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि घर का कामकाज कैसा होगा, बीवी बच्चे कैसे संभाले जाएंगे, उसके अलावा और कुछ उसको नहीं मालूम। पढ़ाई लिखाई का नाम लेते ही उसको इतना डांटा जाता था, धुतकारा जाता था कि तू क्या करेगी, हमारे पैसे खराब होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आज के टाइम पे ये देखोगे कि अगर सिर्फ छोटा सा एग्जांपल टेंथ वाले स्कूल का दूं ना मैं, तो टेंथ वाले स्कूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो लड़कों की संख्या 1600 है और लड़कियों की संख्या 2500 है उस स्कूल के अंदर। तो सोचो, यहां से पता चल रहा है कि बढ़ावा किसको दिया जा रहा है आज के टाइम पे। तो ये चीज था हमारा मॉडर्नाइजेशन के अंदर। तो यही चीजें मैं अब आपको लिखवा रहा हूं। तो हेडिंग डाल लो मॉडर्नाइजेशन। सर मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, 2% बैटरी है सर। है तो फोन हाँ सर। साथ में चार्ज भी लगा। सर सेम सर सेम, 3%। वैसे भी क्लास ओवर होने वाली है यार, दूसरों की अभी दूसरे बच्चों की क्लास भी है ना, तो 5 मिनट तक चार्ज पे लगा लो, 5 मिनट में मैं ओवर करूंगा। हेडिंग डाल ली भाई मॉडर्नाइजेशन। यस सर। लिखो, इट रेफर्स टू बोथ adaptation of modern technology in the process of growth it refers to both adaptation of modern technology in the process of growth and also put efforts put efforts put efforts for the change in social outlooks and जो मैं यहां लिख रहा हूं वो लिखना, ancient मीनिंगलेस रिचुअल्स। इसका कोई मतलब समझाएगा? पुरानी घिसी पिटी बातें। हाँ, पुरानी घिसी पिटी सोच। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, a modern society makes use of talent एक मिनट रुको, ये लिखने से पहले ना सेकंड पॉइंट में लिखो फॉर एग्जाम्पल, काट दो। सेकंड पॉइंट में लिखो फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू टेक एजुकेशन चाइल्ड मैरिजेस etc। थर्ड पॉइंट में लिखो,
in modernization, the societies make uses of talents. Societies make uses of talents of women in the workplace, so that the society will be more civilized, and prosperous. का मतलब होता है खुशहाल। अब ये जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया है, क्या इसका कोई मतलब समझाएगा मेरे को? आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इस लास्ट लाइन का बस मतलब समझा दो मेरे को, और ये फैक्ट है भी कोई? ये निकल लिए सारे के सारे? बोलो रे बड़को। मयंक, यस सर। क्या समझ में आया लास्ट वाले लाइन का मतलब? समझ में आया नहीं आया? आया तो क्या आया? सर इसमें कह रहा है जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, उसमें हाँ वुमेन्स को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, उनको हर है, लेवल पे। हाँ यही कुछ कह रहा है। ऐसे ही कुछ कह रहा वर्क प्लेस है? पे, नहीं वर्क प्लेस पे। नहीं 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 नहीं, हर्षिता अच्छा, क्या ऐसे बताएगी, एक हर्षिता लाइन बताएगी। बताओगे? क्या चीज? मैं लाइन लिख नहीं पाया, पूरी आवाज कट गई थी आपकी। कोई बताओ भाई, मैंने किताबें वगैरह सब बंद कर दिया क्योंकि तो बताइए मैम। हर्षिता बताओ थोड़ा सा, क्या समझ में आया इस लाइन से मतलब? सर मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो सोसाइटी है उसने वुमेन के टैलेंट को यूज करना शुरू हाँ कर दिया, हाँ उसे इम्पोर्टेंस दी, जिससे जो हाँ। इकोनॉमी है उसमें भी बैलेंस रहा, डिफरेंशिएशन नहीं रहा ना आपस रे में। छोरी, ना ना, देखो मैं समझाता हूँ इस सर मेरे लाइन का को ना लाइन बता दो, एक्चुअल में। मैं बता दूंगा। नहीं चुप, तू अब मेरी सुन। देखो इस लाइन का एक्चुअल में मतलब पता क्या है? एक्चुअल में मतलब ये है, आप ना किसी भी तरह की सोसाइटी देखो, किसी भी तरह की सोसाइटी देखो, क्या होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कहता है जहां पर ना सिर्फ आदमी ही आदमी होते हैं, सिर्फ आदमी ही आदमी होते हैं, तो वहां पर किसी तरह का शर्म लिहाज कुछ नहीं होता, गाली गलौज खूब चलती है। जैसा टेंट वाले स्कूल में कभी घुस जाओगे ना, गेट के अंदर घुसते आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है असलियत। लेकिन वहां पर क्या होता है, कहता है अगर पूरी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की भी हो जाए ना, तो उससे क्या होता है, पूरी क्लास में इतनी सिंसियरिटी आ जाती है ना, इतनी सिंसियरिटी आ जाएगी कि पूछो मत। क्या होता है, एक अदब आ जाता है। क्या आ जाता है? एक लहजा आ जाता है लोगों के अंदर, कि जहां पर वो कहते हैं ओए, वहां पर आता है आप। ये वर्ड निकल के आते हैं। तो क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कितने भी आप सेक्टर देखोगे, चाहे छोटे छोटे सेक्टर की बात कर लो, चाहे बड़े से बड़े सेक्टर की बात कर लो, हर सेक्टर के अंदर वुमेन्स को ज्यादा प्रेफर दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में वुमेन्स को अगर हम चांस देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ऑफिस के अंदर एक सिंसियरिटी बनी रहेगी, एक लहजा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अपने आप को लोग अच्छा रिप्रेजेंट करना पसंद करेंगे, कोई अपनी बेइज्जती नहीं करवाना पसंद करेगा। क्योंकि लड़के के सामने इज्जत खराब हो जाए चलेगा, दौड़ेगा, फुल दौड़ेगा, बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ेगा, लड़के के सामने इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए भाई।
ये आज की मॉडर्न जो सोच है वो ये बोलती है। इस वजह से आप कोई सा छोटा छोटा रिसेप्शन देख लेना या बड़े से बड़ा होटल देख लेना, आपको सबसे शुरुआत जो करनी पड़ती है वो लड़की को ही फेस करके करनी पड़ती है। ये सबसे मेन टारगेट है जो आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन के दौर में हम वुमेन्स को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं काम करने। समझ में आया? ये है इस लाइन का मतलब। ये नहीं कि टैलेंट को बढ़ावा दे रहा है, टैलेंट तो है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन उस टैलेंट के साथ साथ हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पर एक ये चीज जिसको हम बोलते हैं मैनर्स, वो कंटिन्यूसली बनी रहे। तो उस चीज को बरकरार रखने के लिए औरत का होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर औरत को हमने वो दर्जा दिया है अपनी दुनिया के अंदर जहां पर हर काम की शुरुआत उससे करवाई गई है। ये है इस लाइन का मतलब। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो टिल देन गुड बाय गाइस।